अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद सजल। आज हम स्टार्ट करेंगे BT 401 का 11 लेक्चर, जिसका टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज थ्रू मैपिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है ज़िंदा चीज़ों की वैरायटी। एग्रीकल्चर की बुनियाद भी इसी बायोडाइवर्सिटी पर है, क्योंकि सारे क्रॉप्स और एनिमल्स इसी से डेवलप हुए। लेकिन आजकल बहुत सी स्पीशीज़ ख़त्म या कम होती जा रही हैं, क्योंकि उनके हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। FAO के मुताबिक पिछले 100 साल में एग्रीकल्चर क्रॉप्स की लगभग 75% डाइवर्सिटी ख़त्म हो चुकी है। डीएनए बैंक क्या है कि डीएनए बैंक मॉडर्न कंजर्वेशन का तरीका है। यहाँ प्लांट्स का डीएनए बहुत छोटी सैंपल साइज में स्टोर किया जाता है और इन्फॉर्मेशन सेफ रहती है। ट्रेडिशनल सीड बैंक के मुकाबले में डीएनए बैंक में रिस्क कम होता है, लेकिन अगर प्लांट को दोबारा ग्रो करना हो तो जेनेटिक टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है या टिश्यू कल्चर से। नेक्स्ट है, इसके अंदर बताया गया कैरियो प्रिजर्वेशन। कैरियो प्रिजर्वेशन क्या है कि इसमें प्लांट टिश्यूज़ को फ्रीज़ करके बहुत लो टेम्परेचर पर बहुत लंबी देर तक सेव किया जाता है। यह तरीका लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मार्कर क्या है। मॉलिक्यूलर मार्कर क्रॉप्स के जीन्स को आइडेंटिफाई करने और उन ट्रेड्स को चूज़ करने में यूज़ होते हैं जो फार्मिंग के लिए बेनिफिशियल हों। यानी मॉलिक्यूलर मार्कर डीएनए के छोटे सेगमेंट्स होते हैं जो स्पेसिफिक जीन्स के साथ लिंक होते हैं। अगर मार्कर मौजूद हो तो उससे पता चल जाता है कि वो जीन्स भी प्रेजेंट है। इस टेक्निक को हम मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन कहते हैं, यानी कि MAS कहते हैं, जिसमें SNPs वगैरह यूज़ होती हैं। इसका फ़ायदा ये है कि रिसर्चर्स क्रॉप के जीनोम को मैप करके उन ट्रेट को सिलेक्ट कर सकते हैं जो फार्मिंग के लिए यूज़फुल हों, जैसे डिजीज़ रेजिस्टेंस। जो प्लांट्स डिज़ायरेबल ट्रेट दिखाएं उनको ब्रीडिंग टेक्निक से मल्टीप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट है डीएनए एंड प्रोटीन प्रोफाइलिंग क्या होती है कि इंडेंजर्ड क्रॉप्स की कंजर्वेशन के लिए उनकी जेनेटिक रिलेटेडनेस जानना ज़रूरी होता है। इसके लिए डीएनए प्रोफाइलिंग यूज़ होती है, जो ऑर्गेनिज्म को उसके डीएनए के यूनिक पैटर्न से आइडेंटिफाई करती हैं। ये प्रोसेस मोस्टली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से होता है। डीएनए में कुछ रीजन्स होते हैं जिनको शॉर्ट टैंडम रिपीट्स कहते हैं, यानी कि STRS कहते हैं। हर ऑर्गेनिज्म में इन रिपीट्स की तादाद डिफरेंट होती है, जो प्रोफाइलिंग में हेल्प करती है। डीएनए को PCR से एम्पलीफाई करके इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में रन किया जाता है, जहां से उसकी जेनेटिक फिंगरप्रिंट मिल जाती है। प्रोटीन प्रोफाइलिंग क्या होगा कि प्रोटियोमिक्स में ये स्टडी की जाती है कि प्रोटीन कैसे बनती हैं, असेंबल्स होती हैं और कैसे काम करती हैं। प्रोटीन्स जीन्स एक्टिविटी के फाइनल प्रोडक्ट होते हैं। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ होती हैं, जिसमें प्रोटीन को अलग अलग सेपरेट एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैरियो प्रिजर्वेशन क्या होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इजी भी है, इसको ध्यान से सुनना। कैरियो प्रिजर्वेशन क्या है कि एक प्रोसेस है जिसमें सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स या बायोलॉजिकल मटेरियल को बहुत लो टेम्परेचर पर फ्रीज करके लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर किया जाता है। यूजली -80 सेंटीग्रेड से सॉलिड को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, या -196 सेंटीग्रेड पर लिक्विड नाइट्रोजन को। इसका पर्पज़ ये होता है कि सेल डैमेज ना हो और उनका स्ट्रक्चर सेफ रहे। फ्रीजिंग से सेल्स में आइस क्रिस्टल बन सकते हैं जो सेल्स को तोड़ देते हैं। इसलिए स्पेशल केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जिनके ज़रिए सेल्स डिहाइड्रेशन से बच जाते हैं। इन केमिकल्स को कैरियो प्रिजर्वेशन एजेंट्स कहते हैं, जैसे कि DMSO। इसको क्या कहेंगे कि D फॉर डी मिथाइल डी मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। DMSO यानी ज़्यादातर सेल्स और टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करता है। इसका क्या फंक्शन है? ज़्यादातर सेल्स और टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है ग्लिसरॉल। इसका क्या फंक्शन है? रेड ब्लड सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। और नेक्स्ट है ट्रीहेलोज यानी कि शुगर। ये क्या काम करता है कि डिहाइड्रेशन से बचाता है, मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है। स्पर्म, स्टेम सेल्स और ब्लड सेल्स के लिए बहुत यूज़फुल है। ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि लिविंग सेल बहुत लंबी ड्यूरेशन तक सेफली प्रिजर्व हो सकें बिना किसी डैमेज के। नेक्स्ट हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ कैरियो प्रिजर्वेशन क्या है? कैरियो प्रिजर्वेशन का मैकेनिज्म प्लांट्स या सेल्स को फ्रीज करके सेफली स्टोर करने के कुछ बेसिक स्टेप पर बेस्ड होता है। इसके कुछ स्टेप्स हैं, वो हम देखेंगे कि होता क्या है।
सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, इसमें क्या होगा कि पहले सूटेबल सेल्स या टिश्यू सिलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट आएगा एडिशन ऑफ कैरियो प्रोटेक्टेंट, इसमें क्या होगा कि DMSO डाई मिथाइल सल्फाइड जो था ये ग्लिसरॉल जैसे केमिकल्स ऐड किए जाते हैं ताकि सेल्स फ्रीज होते वक्त डैमेज ना हो। नेक्स्ट है फ्रीजिंग, फ्रीजिंग का मरहला, इसमें क्या होगा कि मटेरियल को धीरे धीरे यानी कि आहिस्ता आहिस्ता फ्रीज किया जाता है। और नेक्स्ट इसका जो है स्टेप है वो है स्टोरेज इन लिक्विड नाइट्रोजन, फिर सैंपल को -196 पर सेंटीग्रेड पर लिक्विड नाइट्रोजन में लॉन्ग टर्म स्टोर किया जाता है। और फिर है थाइंग, यानी जब ज़रूरत हो तो सैंपल को वार्म करके था किया जाता है। इसका नेक्स्ट मरला है वॉशिंग एंड रिकल्चरिंग। वॉशिंग एंड रिकल्चरिंग में क्या होता है कि कैरियो प्रोटेक्टेंट को वॉश कर दिया जाता है और सेल्स को दोबारा ग्रो कराया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है मेजरमेंट ऑफ वायबिलिटी, ये क्या होता है, इस मरहले में हम चेक किया जाता है कि सेल्स जिंदा हैं या नहीं। और लास्ट है कि रीजनरेशन ऑफ प्लांट्स, हेल्दी सेल से पूरे प्लांट्स रीजनरेट कर लिए जाते हैं। जब हेल्दी सेल्स कंप्लीट रेडी हो जाएगा इस स्टेप में तो कंप्लीट क्या कर लिया जाएगा, प्लांट्स को ग्रो कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है फ्रीजेबल टिश्यू, क्या है कि फ्रीजेबल टिश्यू क्या होंगे कि कैरियो प्रिजर्वेशन थिन सैंपल और सिंगल स्मॉल सेल क्लस्टर के लिए ईजिएस्ट होती हैं क्योंकि ये जल्दी फ्रीज हो जाती हैं और कम कैरियो प्रोटेक्टेंट चाहिए होता है। लार्ज ऑर्गन जैसे लीवर या हार्ट को फ्रीज करना मुश्किल होता है, अभी प्रैक्टिकल नहीं किया इसके बारे में। जो टिश्यूज़ आसानी से फ्रीज किए जा सकते हैं उनकी एग्जाम्पल कौन सी है, उनकी है सैमन, जैसे कि जिनको हम स्पर्म स्पर्म कहते हैं, स्पर्म सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लड और नेक्स्ट है स्पेशल सेल्स फॉर ट्रांसफ्यूजन। इट मीन के जो कैरियो प्रिजर्वेशन है इन मटेरियल को इजीली फ्रीज कर सकती हैं। वो कौन सा, फर्स्ट हम देखेंगे स्टेम सेल, ये सिंथेटिक सीरम प्लस स्लो कूलिंग में बेस्ट प्रिजर्व होती हैं, जबकि एम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड। और नेक्स्ट है टिश्यू, ट्यूमर टिश्यू एंड हिस्टोलॉजिकल टिश्यू सेक्शन। और नेक्स्ट एग्स को भी हम कर सकते हैं प्रिजर्व, जिनको हम oocyte कहते हैं। एम्ब्रियो को भी, जो कि 2-4-8 सेल स्टेज या ब्लास्टोसाइट्स स्टेज पर होता है। ओवरियन टिश्यू को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लांट सीड और शूट, यानी कि कंजर्वेशन के लिए फ्रीज किए जाते हैं। आगे देखेंगे कि यहाँ पर कुछ रिस्क है। फ्रीजिंग के दौरान कुछ सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन इफेक्ट देखेंगे कि फर्स्ट इसका सोल्यूशन इफेक्ट्स क्या है। जब वाटर फ्रीज होता है तो सोल्यूट्स यानी कि साल्ट मॉलिक्यूल्स बाकी लिक्विड वाटर में कंसनट्रेट हो जाते हैं। हाई कंसनट्रेशन सेल्स के लिए ये टॉक्सिक होती हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर आइस फॉर्मेशन क्या है कि जब कूलिंग स्लो होती है तो सेल्स को बाहर आइस बनता है, इससे पानी सेल से बाहर निकलता है, सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या है, वाटर माइग्रेशन की वजह से सेल्स बहुत ड्राई हो जाते हैं। ये डिहाइड्रेशन सेल्स में स्ट्रेस क्रिएट करता है जो डायरेक्ट डैमेज का काज बन सकता है। कैरियो प्रिजर्वेशन की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देते हैं। फ्रोजन मटेरियल जनरली सेफ होते हैं और थ्योरीज के मुताबिक क्रियोनिक स्टोरेज में सेल्स 1000 ईयर तक स्टेबल रह सकते हैं। नेक्स्ट है इंट्रासेलुलर आइस फॉर्मेशन, क्या है कि इंट्रासेलुलर आइस फॉर्मेशन वो प्रोसेस है जिसमें सेल के अंदर आइस क्रिस्टल बन जाते हैं। ये तब होता है जब कूलिंग बहुत फास्ट हो या सेल में वाटर ज़्यादा हो। ये आइस क्रिस्टल सेल की मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली और स्ट्रक्चर को तोड़ देते हैं, इसलिए ये कैरियो प्रिजर्वेशन के सबसे डेंजरस डैमेज माना जाता है। यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।